जय हिंद साथियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्वतों के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी आपसे हम भूवलित पर्वत वगैरह की बात किए थे, तो आज इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे हम लोग जैसे संग्रहित पर्वत के बारे में और गुंबदाकार पर्वत की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और संग्रहित पर्वत को इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन और गुंबदाकार पर्वत को क्या बोलेंगे, डोम माउंटेन्स, है ना। तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर कीवर्ड हम इंग्लिश में बोलते रहेंगे, ठीक है, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। संग्रहित पर्वत क्या होते हैं, इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमा होते रहने से निर्मित पर्वतों को संग्रहित पर्वत कहा जाता है। संग्रहित मतलब संग्रह, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है ना। जो मलबा पदार्थ, लावा, सेडिमेंट, इन सब के जमा होने से जब बनता है जो, तो उसे क्या बोलते हैं, संग्रहित पर्वत बोलते हैं। जैसे देखिए लावा, मलबा, मिट्टी, ये सब जब लगातार निरंतर जमा होते रहते हैं तो इससे संग्रहित पर्वत का निर्माण होता है। और इन्हीं संग्रहित पर्वतों को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत के नाम से भी जानते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है शास्ता हुड रेनियर। शास्ता हुड रेनियर ये तीन के तीनों कहाँ हैं, अमेरिका में। मेयान कहाँ है, फिलीपींस में। फ्यूजियामा जापान में है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर। और यहाँ पर एक नया नाम है पोपोकैटीपेटल, ये कहाँ है, ये मैक्सिको में है। और विसुवियस इटली में। एकांकागुआ कहाँ है, चिली में। और किलिमंजारो ये आपके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में तो अनगिनत बार पूछा गया है और अध्यापक वगैरह का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया किलिमंजारो कैसा पर्वत है, तो आप जानते रहिए ज्वालामुखी पर्वत है। अगर ऑप्शन में ज्वालामुखी नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे, संग्रहित पर्वत लगाएंगे आप। एग्जाम में क्या करता है कई बार कि एक तरफ पर्वतों के नाम दे देता है और एक तरफ पर्वतों की प्रकृति दे देता है और कहेगा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ पर्वतों का नाम देता है और एक तरफ दे देगा उनके अवस्थिति के बारे में कि कहाँ पर स्थित है और कहता है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। और आपको पता रहेगा तो मिलान अच्छे से करेंगे, नहीं उससे भी अच्छे तरीके से करेंगे। इधर देखिएगा गुंबदाकार पर्वत, डोम माउंटेन्स, नाम से सब पता चल रहा है। अभी संग्रहित पर्वत इधर बताएंगे भी, अच्छा चित्र भी बनाए हैं तो आपको समझाएंगे। गुंबदाकार पर्वत क्या होता है, डोम माउंटेन्स क्या होता है, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप यानी आर्क शेप के आकार, है ना, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबदनुमा पर्वत कहते हैं। जैसे यूएसए का ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, सिनसिनाती उभार, देख रहे हो कितना भयानक नाम है, सिनसिनाती उभार और हेनरी पर्वत आदि। ये सब कैसे पर्वत हैं, ये जो रेड कलर से लिखे हैं ये सब के सब गुंबदाकार पर्वत हैं या फिर डोम माउंटेन्स हैं। गुंबदाकार पर्वत क्या होते हैं, जैसे देखिए यह पृथ्वी की मान लीजिए कोई सतह है और क्या हो रहा है, अपलिफ्टिंग फोर्स कार्य कर रहा है, ऊपर की तरफ एक बल लग रहा है जिसकी वजह से चट्टानें उठती चली गई ऊपर की तरफ, तो उससे निर्मित जो पर्वत है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डोम माउंटेन। डोम माउंटेन अगर देखा जाए ना तो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे ऐसे करके कुछ। आप अगर नेट वगैरह पर भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि यह इसकी रचना ही है, उसके आकार के आधार पर ही उसको बोला गया है ना गुंबदाकार पर्वत, ठीक है। और जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं या फिर संग्रहित पर्वत होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से लगातार लावा इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा संग्रहित पर्वत। संग्रह होता चला जाएगा पदार्थों का कुछ इस तरीके। लावा फूटता इसी नहीं तो बना, जैसे मकाई के लावा। नहीं, मकाई के लावा से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, विस्फोट होता है, तो मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर आते हैं, वो जब जमा होते हैं तो उसी को कहा जाता है लावा। और यही लावा के इकट्ठा होने से बनता है क्या, ज्वालामुखी पर्वत, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। और कई बार इनकी आकृति ऐसे अर्धचंद्राकार या फिर धनुषाकार या चाप के आकार में से इकट्ठा होती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी संरचनाएं दिखती हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं रेजिडुअल के बारे में, अवशिष्ट के बारे में। देखिए इधर घुमाइए कैमरा। अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन या फिर इसी को रेलिक्ट माउंटेन कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझिए क्या होता है ये अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन। आपके परीक्षा में IAS परीक्षा में जब ये पूछा गया था तो वहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा था अवशिष्ट, वहाँ अंग्रेजी रेजिडुअल को ही उठा करके देवनागरी लिपि में लिख करके पूछा था। इससे पता ये चलता है कि हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम पता होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है
आसान होगा कुछ भी, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? अब जैसे कोई पर्वत है, अभी नवीन है, अभी नया नया उसका निर्माण हुआ है, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे क्या होगा, उस पर्वतीय भाग में लगातार अपरदन जैसी प्रक्रियाएं घटित होती रहेंगी, तो उसका ऊपरी सतह जो है वो घर्षित होता जाएगा, टूटता जाएगा, और उसकी शिखर जो है कम होता चला जाएगा। बात समझ आई? तो क्या होगा, फिर हम कहेंगे कि पर्वत अपने मूल स्वरूप को खो चुका है। और ऐसी पर्वत या ऐसी पर्वत श्रेणियाँ जो अपने मूल स्वरूप को खो देते हैं, जैसे वो पहले थे, अगर अब वो वैसे नहीं रह गए, अब सिर्फ उसका रेजिडुअल भाग बचा है, अवशिष्ट भाग बचा है, तो उसी को बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। बात समझ आई? कैसे? समझिए, जैसे यहाँ लिखा है कि अपरदन की शक्तियों द्वारा, इरोजन पावर की बात कर रहा है, अपरदन की शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत अपरदित होकर अवशिष्ट के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, कुछ अवशेष के रूप में मात्र बचे होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत। जैसे आप जानते हैं भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है अरावली, जो राजस्थान में है मुख्य तौर पर, है ना। आज अरावली को देखेंगे तो सिर्फ अवशिष्ट रूप में रह गई है, जबकि वो भी कभी क्या रही होगी? नवीन प्रकार की पर्वत श्रेणी रही होगी, है ना। तो इस तरीके से जैसे अरावली है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी बोलेंगे। अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों को घर्षित पर्वत भी कहा जाता है, सरकम माउंटेन भी बोला जाता है। देखिएगा, भारत के विंध्याचल भी अपने मूल स्वरूप में नहीं रह गई है। अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट पहाड़, पूर्वी घाट पहाड़, पारसनाथ, ये सब क्या हैं? ये सब के सब जो है, ये सब अवशिष्ट पर्वत रह गए हैं। क्या हैं? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो आपके परीक्षा में बार बार जो पूछा गया है वो अरावली है। अरावली के बाद कोई अगर पूछा गया ज़्यादा तो वो सतपुड़ा है। हालांकि अभी महादेव, पश्चिमी घाट पहाड़, पूर्वी घाट पहाड़ अभी इतना ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन भविष्य में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। देखिएगा, जटिल पर्वत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स क्या होते हैं, समझना जरूरी है। और हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप पूरा पढ़ लीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको परीक्षा में आएगा। जैसे भी देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर होगा, जैसे आरआरबी का पेपर होगा, आप देखिएगा, पूरी गारंटी ले रहे हैं कि अगर जियोग्राफी से प्रश्न बना, अगर मेरी टॉपिक से, तो जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो बोर्ड पे लिखा है वही आपके पेपर में लिखा रहेगा। ठीक है, और ऐसा हमेशा हुआ है, आगे भी यही होगा, देखिएगा चाहे। हाँ, जटिल पर्वत के बारे में देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स माउंटेन क्या होता है? जब किसी पर्वत में कई पर्वतों की विशेषताएं पाई जाती हैं। बात को समझिए, जब एक ही पर्वत में कई सारे पर्वतों की विशेषताएं पाई जाती हैं तो उसे जटिल, या फिर आप सही तौर पर कह सकते हैं कि मिश्रित पर्वत कहा जाता है, क्योंकि कई सारी विशेषताएं हैं तो मिश्रित हो चुका है ना। जैसे सियरा नेवादा एक ब्लैक माउंटेन भी है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक माउंटेन यही सियरा नेवादा ही है ना, लेकिन इसको मिश्रित पर्वत के रूप में भी गिना जाता है। और व्हाइट पर्वत, एनाकोंडा, कहाँ है? यूएस में है। और कैसे पर्वत हैं ये सब के सब? तो जटिल पर्वत में गिने जाते हैं। ये अभी हम आपको बता रहे थे पर्वतों के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जियोसिंक्लाइन यानी भूसन्नति के बारे में, जिसको कोबर नाम के व्यक्ति ने दिया था। क्या है ये भूसन्नति? थोड़ा इसको समझिए। भूसन्नति का मतलब, जैसे आप मान सकते हैं बृहद जलीय गर्त, जैसे आप एक छिछला सागर मान सकते हैं, या फिर आप कोई एक सकरा सागर मान सकते हैं। जैसे यहीं पर आप देख रहे हैं, हम ऐसे आपको समझा दें कि यहाँ पर एक सागर है, इधर भी स्थलीय भाग, इधर भी स्थलीय भाग, और दोनों तरफ का जब स्थलीय भाग की प्लेटें अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करेंगी तो बीच में जो सागरीय भाग है, जिसमें मलबे अवसाद जमे हुए हैं, उन सब में संकुचन होगा, कंप्रेशन होगा। तो ऐसी दशा में वो सब पदार्थ ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ करेंगे और इससे वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो वर्तमान में जितनी भी वलित पर्वत का निर्माण हुआ है दुनिया में, उन सभी के पीछे का कारण क्या है? उन सब के पीछे का कारण भूसन्नतियाँ हैं। ठीक है, और संसार में सबसे ज़्यादा जो पर्वत पाए जाते हैं वो सब वलित पर्वत ही हैं। संसार में सबसे ज़्यादा जिन पर्वतों की ऊंचाई है वो वलित पर्वत है, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? जियोसिंक्लाइन, भूसन्नतियाँ। भूसन्नतियों से ही वलित पर्वत या मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना किसको? हमने जाना भूसन्नति को। एक बार डिक्टेट कर दे रहे हैं यहाँ पर। भूसन्नतियाँ लंबे, सकरे तथा उथले सागरीय भाग होते हैं जिनमें तलछटी निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव होता है।
वर्तमान में प्रायः सभी विद्वान मानते हैं कि चाहे वो प्राचीन पर्वत हो या फिर नवीन पर्वत हो, सभी प्रकार के वलित पर्वत का आविर्भाव भूसन्नतियों से हुआ है, यानी जियोसिंक्लाइन से हुआ। जैसे राकी भूसन्नति और क्या यूराल भूसन्नति तथा टेथिस भूसन्नति आदि से क्रमशः राकी, यूराल, हिमालय आदि पर्वतों का निर्माण हुआ है। यही बात आपको हम पहले भी समझाए हैं। ठीक, और क्या, कोबर ने अपने पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत में भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स कहा है। पर्वतों का निर्माण किससे हुआ है? भूसन्नतियों से हुआ है। इसीलिए भूसन्नतियों को क्या कहा जाता है? पर्वतों का पालना। जैसे हम जानते हैं कि समतल मैदान को सभ्यता का पालना कहा जाता है, ऐसे ही पर्वतों का पालना कौन? तो भूसन्नतियाँ होती हैं। यहाँ पर हम दिखाए हैं भूसन्नतियाँ बना करके, नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा डाउन करो कैमरा। हाँ, भूसन्नतियाँ प्रायः 2 दृढ़ खंडों के बीच होती है। देखिएगा, ये यहाँ पर ये भूसन्नतियाँ बनाए हैं हम, इसमें इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, ये तलछटी जमाव है, इसमें अवसादीकरण हुआ है, ये अवसाद जमे हैं। और ये स्थलीय भाग में जब कंप्रेशन होगा तो ये पार्ट क्या होगा? ऊपर की तरफ उठेगा, अवसाद ऊपर की तरफ आएंगे, तो जिससे क्या बनेगा? मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा। इसी को वलित पर्वत कहा जाता है। तो मोड़दार पर्वतों के पीछे की कहानी क्या है? भूसन्नतियाँ, जिसे अंग्रेजी में जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। तो आज हमने पर्वतों के बारे में और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे उसके बारे में बात किया। याद रखिए, एग्जाम में आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा पर्वतों के बारे में, पर्वतों के नेचर, प्रकृति के बारे में आपसे पूछेगा, पर्वत और उनकी अवस्थिति के बारे में, पर्वतों की ऊंचाई के बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें आपसे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।